बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राजनीति में चल क्या रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्लान था दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने का, लेकिन इसे संयोग समझिए या फिर कुछ और। इसी बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। नीतीश कुमार दिल्ली तो आए, लेकिन ये कहकर कि श्रद्धांजलि देने जा रही हैं। अब दिल्ली आए और बिहार में खेल की चर्चा के बीच अगर एनडीए नेताओं की मुलाकात ना हो तो अंदेशा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल दिल्ली में नीतीश कुमार की ना तो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और ना ही प्रधानमंत्री मोदी से, और खामोशी से बिना मुलाकात के ही नीतीश कुमार बिहार वापस लौट आए। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से बिहार लौटते ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने राजभवन पहुंचे। नीतीश कुमार ने शॉल भेंट किया, वहीं राज्यपाल ने भी उनका स्वागत किया और शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट की। इस दौरान पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर भी मौजूद रहे। सीएम और नए राज्यपाल की यह मुलाकात औपचारिक थी। राजनीति की अपनी एक खामोश भाषा भी होती है और वर्तमान राजनीति में इस फन के सबसे अधिक माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार कहे जाते हैं। हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार की खामोशी ने बिहार की राजनीति में जो हलचल मचा दी है, इसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इस बेबाकी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने की बात कहकर ने जरूर ठंडा कर दिया है। लेकिन सियासत को समझने वाले अभी भी नीतीश कुमार की खामोशी का सबब तलाश रहे हैं। उनकी राजनीति के स्टाइल को देखें तो यह भी कुछ संकेत करता है। सियासत की बात पर चर्चा तेज हुई तो बीजेपी की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सफाई दी। साथ में एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही बिहार का अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे। वे जब चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होती रहेगी। मेरी सूचना के अनुसार उनका केवल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के परिजनों से ही मिलने का कार्यक्रम था। निशिकांत दुबे ने तो सफाई दी, लेकिन इसी बीच चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार पर सफाई क्यों देनी पड़ रही है। बिहार की राजनीति में जो कुछ आजकल हो रहा है वह देश की पॉलिटिक्स पर असर कर सकता है। बिहार पॉलिटिक्स के अंदर खाने काफी कुछ हलचल हो रहा है, लेकिन अभी साफ साफ पढ़ा नहीं जा रहा। तेजस्वी यादव ने खुला ऐलान कर दिया है कि अब नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएंगे। अगर ऐसा हुआ यानी नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव गए तो यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। यह गौर करने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव के इस ऐलान के थोड़ी देर ही बाद यह खबर सामने आ गई कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं हो पाई, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं किया। कहा जाता है कि जब कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। जाहिर है सियासत की जानकार यहाँ भी धुआं ढूंढ रहे हैं कि इसका धुंधलापन कितना गहरा है या फिर कुछ साफ साफ भी है। बिहार में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, नीतीश कुमार का दिल्ली आना, बिना एनडीए नेताओं से मिले वापस चले जाना, अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर चुप्पी साधना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सफाई देना, यूं ही नहीं हो रहा है सब कुछ। हालांकि क्या कुछ नया नए साल में होने वाला है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बात ये भी कि नीतीश कुमार और नेताओं की तरह बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार हरदम तैयार रहने वाले नेता है। अब इन सब के बावजूद ऐसी परिस्थिति अब तक सामने नहीं दिख रही कि सीएम नीतीश कुमार एनडीए से अलग कुछ सोच रहे हैं। बहरहाल सियासत में कब क्या हो कोई नहीं जानता है। इंतजार करिए अगले टर्न और ट्विस्ट का। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद असहज महसूस कर रही हैं, इसे साफ देखा जा सकता है। जिस तरीके से जो विजय सिन्हा है बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनका बयान सामने आता है कि अब नीतीश कुमार पलटी क्यों मारेंगे, इसके लिए भी कहीं ना कहीं कई बिंदुओं पर चर्चा करना अहम हो जाता है। आपको बता दें कि पहला बयान नीतीश कुमार को लेकर
अमित शाह का। अमित शाह सीधे तौर पर कहते हैं कि ये संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी। यानी साफ है कि नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अभी मंथन चल रहा है कि कैसे नीतीश कुमार को ठिकाने लगाना है। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें तो विजय सिन्हा का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि जिस दिन बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यानी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसे विजय सिन्हा अपना सरकार नहीं मानते हैं। सवाल ये भी है। वहीं गिरिराज सिंह का ये कहना कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए, तो क्या भारत रत्न के पीछे नीतीश कुमार की कुर्सी का जो सीएम कुर्सी है उसका सौदा छुपा हुआ है? दरअसल आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया जाता है। उसके बाद होता क्या है हम सबने देखा, नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ जाते हैं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बड़ा दाव खेल देती है। तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर अब साइडलाइन करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है? सवाल ये भी है। वहीं नीतीश कुमार के नेताओं का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं पक्ष करना और जिस तरीके से बीजेपी की बोलना ये भी कई सवाल खड़े करता है। वहीं लल्लन सिंह की बात करें, लल्लन सिंह जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल और मुस्लिम वोटर्स को लेकर बयान देते हैं ये अपने आप में जाहिर करता है कि नीतीश कुमार की राजनीति ऐसी तो कभी नहीं थी। बता दें कि संसद में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन लल्लन सिंह कर देते हैं, लेकिन लल्लन सिंह कुछ हाल ही में जिस तरीके से बयान देते हैं कि नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार के अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोट जेडीयू को नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। आखिर ये बयान नीतीश कुमार से बिना पूछे दिया गया? क्या नीतीश कुमार को ये कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाने के लिए बयान दिया गया? नीतीश कुमार हमेशा से सेकुलर नेताओं में जाने जाते हैं और उनकी राजनीति में झलकता भी है। यही वो बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ा महादलित अल्पसंख्यक का वोट लगातार जुड़ा रहता है। लेकिन लल्लन सिंह का यह बयान देना क्या ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर लल्लन सिंह और उनके जेडीयू के तमाम जो नेता हैं वो चल रहे हैं? सवाल ये भी है। वही बात करें जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हलचल तेज है, यह अपने आप में दर्शाता है कि नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। नीतीश कुमार के सामने इस वक्त कई सवाल घूम रही हैं। नीतीश कुमार के सामने इस वक्त सवाल ये भी है कि वो एनडीए का साथ छोड़ेंगे तो क्या इंडिया गठबंधन में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी, और मिलेगी तो कितने साल तक के लिए मिलेगी। उधर खबर यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के दौरान जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात नहीं हो सकी, वहीं कांग्रेस के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। तो क्या तेजस्वी यादव के दरवाजा बंद करने के बाद अब नीतीश कुमार कांग्रेस के सहारे इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे? क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की अनुमति लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल बिहार में राजनीति इस वक्त अपनी चरम पर है, क्योंकि बिहार में अब इस साल यानी इस साल के कुछ महीनों बाद अब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है, आखिर किसकी जीत होती है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ा दांव खेलते हुए नजर आएंगे? क्या लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया, क्या बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? उधर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियों ने भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर रख दिया है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ने लगी है और ये नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। एनडीए पार्टी के होने के नाते आप कहेंगे कि मुलाकात होना लाजमी सी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि एनडीए की जो पार्टी है आपस में मुलाकात करें, आपस में डील करें। जो भी बात है आप हमारे सामने आइए, हमसे बात कीजिए, क्योंकि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लेकर सवाल उठ रही है। उधर देखा जाए तो चिराग पासवान के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुल्लास पांडे के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। क्या इस छापेमारी के दबाव के चलते चिराग पासवान को अब मजबूर होना पड़ेगा? क्या इस छापेमारी के कह सकते हैं दबाव के चलते कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मजबूर होना पड़ेगा? क्योंकि देखा जाए तो चिराग पासवान इस बात को बखूबी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहती है, किस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, किस तरीके से शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, किस तरीके से कहीं ना कहीं जो तमाम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है उसको तोड़ा गया, और कहीं ना कहीं किस तरीके से उनके और उनके चाचा के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया। ये किसी से छुपा नहीं है। बहरहाल देखना होगा बिहार की राजनीति में होता क्या है, देखते रहिए।
फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना X9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।